आए दिन ये 15-20 दिनों में कितना तहस नहस, हजारों की संख्या। उन्होंने लिखा कम से 15 से 20 हजार मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तहस नहस हो चुकी है। 8 से 10 हजार आदमी उस परमाणु अस्त्र शस्त्र की चपेट में आकर के अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। पूरा नगर कैसा हो गया? सब कुछ वीरान ही वीरान है। ऐसी ये अस्त्रों शस्त्रों की दृष्टियां देखते हैं। ये युद्ध की नीतियां हैं। युद्ध में आदमी का संहार ही होता है, संहार नहीं होता। लेकिन लोग सोचते हैं कि अपने आप को बनाने के लिए युद्ध एक उपाय है। युद्ध कभी भी आपके लिए बनाने का उपाय नहीं हो सकता। जन धन और अपना धन सब कुछ लुट जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अभी लोग सोचते हैं एक एक अस्त्र, जो आज आप लोग देखते हो कि एक बार एक बमबार्डिंग करते हैं तो एक बमबार्डिंग में कितने लोगों की जीविका जाती है। सुनने में आया कि एक बम की कीमत कितनी होती है मालूम है? एक बम की एक बार पटकने से अगर चाहे तो उसमें एक परिवार पूरा अपना जीवन आजीविका के साथ जीवन बिता सकता है। एक सामान्य परिवार जो मजदूरी करता है, अपना कमाता है, जितना वो अपने जीवन भर में कमाएगा नहीं, उतना तो एक बार की एक बम बार्डिंग में जाकर के एक जो गिरता है उतना खर्च होता है मात्र एक बम बनाने में। और ऐसे हजारों बम जहां गिराए जा रहे हो, तहस नहस किया जा रहा हो, धनहानि जनहानि, जहां देखो वहां हानि ही। एक मकान बनाने में कितना समय लगता है, कितना समय व्यतीत हो जाता है। एक 2-2 साल लग जाते हैं। और एक बम गिरा, कितना मिनट लगा? 1 मिनट में सारा का सारा 1-2 साल की मेहनत। बड़ी बड़ी मल्टियां हैं, इंडिया उसमें दिखा रहा था न्यूज में। एक बार उन्हें लगाया बम, सारी की सारी ऊपर से नीचे तक धराशायी। इसलिए निर्माण में पसीना बहाना पड़ता है, विध्वंस में पसीना बहाने की जरूरत नहीं पड़ती। वही है दशा है। अणु और मनो, ये 2 शक्तियों की बात कही जा रही है। एक अणु शक्ति है और एक मनो की शक्ति है। मनुष्य के पास वो शक्ति है। एक तारक है, एक मारक है, एक विज्ञान है, एक आस्था है। ये विशेषता दी जा रही है। केवल दिमाग है, लेकिन जो धरती है ऊपर है, जो विज्ञान है वो तो कैसा है, अधर में लटका है। केवल दिमाग है, चरण नहीं। हो सकता है दीमक खा गए हो चरण उनके चरणों को नीचे वाला चलता भी है, प्रसंग पर ऊपर चढ़ भी सकता है। जिसके पास चरण है वो चलता भी है, और अगर जरूरत पड़े तो चढ़ भी ऊपर सकता है। हाँ, ऊपर वाले का दिमाग चढ़ सकता है। जिस समय वह विनाश का, पतन का पाठ भी पढ़ सकता है। विज्ञान की दशा ये है, उसका दिमाग चढ़ सकता है। चढ़ सकता मतलब गरम, जैसे अपन कहते सनक गए। बोले कि क्या होगा भैया, दिमाग चढ़ गया उनका, तो अब उनके कोई पारे बस में नहीं है, सनक गए। तो बोले कि विज्ञान की दशा क्या है? बोले दिमाग तो चढ़ सकता है पर चल नहीं सकता। वही है, यहाँ पर ऊपर वाले का दिमाग चढ़ सकता है जिस समय वह विनाश का, पतन का पाठ ही पढ़ सकता है। बस उस समय कोई किसी को कुछ कहो कुछ भी नहीं। एक बार अभी प्रसंग पड़ा था कि आजकल चाइना में बहुत सारे ऐसे वो आ रहे हैं कि सबको रोबोटों से काम हो रहा है ना। आजकल घरों में भी सब कुछ काम कैसे चल रहा है, रोबोट से चल रहा है। तो रोबोट से काम से उसको जैसा
मेमोरी में पड़ा गया। वैसा ही था। तो उसने कहा जो भी काम करो ये काम करो, उसने वो काम कर जाओ और ये काम करते रहो। करना था एक, अब तुमने रोका नहीं और वो करता रहा। वो भूल गया कि मुझे उसको मना करना था। वो तो यही दशा है कि एक बार किसी ने कहा कि एक व्यक्ति को जिंद था परेशान, है ना, और वो परेशान करे, जब भी बताओ उसको काम बताओ 1 मिनट में करके आ जाओ, सामने करो, बोले कि काम बताओ, फुर्सत बैठ नहीं सकते, काम बताओ। अब क्या करें, इसको काम क्या बताएं, किसी काम नहीं बचा। तो एक काम करो, तुम तो जो पेड़ है ये पे चढ़ो और उतरो, तुम्हारा जो ही काम, जब तक हम मना न करें जब तक तुम क्या करती रहो, चढ़ो और उतरो, यही काम है तुम्हारा। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं तुम्हें क्या बोले कि आज के समय में आज का रोबोट जैसा बड़ा जिंदा दुनिया में और कोई नहीं है। अगर तुमने उसको नहीं रोका तो विनाश कर देगा। ये भी बात है कि जरूरत पड़ी तो विकास भी कर देगा, और अगर तुम संभाल नहीं पाए उसको वो तुम्हारे लिए विनाश भी कर सकता है। आज की दुनिया वही है। ये कंप्यूटर जैसे, ये रोबोट जैसे जैसे आज के दिन ना, तो मतलब मोबाइल है और ये है, ये विकास तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन सोचिए कि इससे हमारा दिमाग कितना विनाश की ओर बढ़ रहा है। हम कितने विकासशील हो गए हैं, पैसा तो बहुत बढ़ गया है, पर आदमी के परिणामों में शांति कम होती चली जा रही है, अशांति बहुत बढ़ती चली जा रही है। वही है पतन का, यही कारण है, पीठ पड़ता चला जा रहा है। यह भी सर्वविदित है कि प्रश्न चिन्ह ऊपर ही है, यह सर्वविदित है, प्रश्न चिन्ह ऊपर ही है, लटका मिलता है सदा, जबकि पूर्ण विराम नीचे होता है। वो जो होता है ना प्रश्न चिन्ह, जो कैसा होता है, आपको गौर करना, प्रश्न चिन्ह तो वो कैसा होता है, लटका होता है, और पूर्ण विराम कैसा होता है, नीचे होता है। हिंदी साहित्य की विधा दिखाई जा रही है, विज्ञान हमेशा प्रश्न चिन्ह जैसा है, हमेशा कैसा है, लटका है, और लटका मिलता है, जबकि पूर्ण विराम नीचे, प्रश्न का उत्तर नीचे मिलता है। पहले ऊपर क्या होता है प्रश्न, उत्तर कहाँ मिलता है, नीचे मिलता है। यानी प्रश्न हमेशा लटका है लेकिन उत्तर नीचे मिलता है, ऊपर कदापि नहीं। उत्तर में विराम है, शांति, अनंत समाधान हो गया। उत्तर में क्या है, शांति है, अनंत। प्रश्न सदा आकुल रहता है, ये क्या हो गया, ये कैसा होगा, किसका है, कैसा है। प्रश्न जहां होता है वहां विकल्प होता है। उत्तर से अनंतर प्रश्न नहीं उठता, तो जहां उत्तर हो गया, मिल गया, अब प्रश्न खड़ा ही नहीं होता, प्रश्न नहीं उठता। प्रश्न का जीवन अंत सिंधु में बिंदु विलीन जैस्यो, जैसे सिंधु में बिंदु का विलीन जो, ऐसा वह प्रश्न हमेशा प्रश्नमय जीवन। जितना मिलते जाओ, मिलाते चले जाओ सागर में, जितनी भी बूंदे मिल जाए तो मना करता है नहीं, और अभी हमारी पूर्ति नहीं। प्रश्न बिल्कुल वैसा ही है, एक और, एक के बाद एक, एक के बाद एक, बूंद के बाद इसका बाद ये धारा, वो पानी, इधर आओ, वो लाओ, लाते चले जाओ, पर वो कभी विलीन होता चला जाता है, विलीन होता चला जाता है। ऐसे ही विलीन होते होते आगे बढ़ते हैं। लेखनी से हुई तुलना में, यहाँ पर लेखनी से हुई तुलना में अपना अमूल्यन जानकर ही मानो, अपना उसका अवमूल्यन उसने जानकर ही बहुत अच्छे से निर्दय होकर टूट पड़े, वो कणों के ऊपर अनगिन ओले।
निर्दय होकर के टूट पड़े, गिर रहे हैं, अनगिन ओले प्रतिकार के रूप में अपने बल का परिचय देते, मस्तिष्क के बल भूकणों में भी ओलों की टक्कर देकर उछाल दिए शून्य में। जब वो गिरे तो हम भी कुछ टक्कर देंगे यहाँ पर, तो उछटते हैं ऊपर, जब नीचे गिरते हैं तो एकदम वही वो स्वीकार नहीं करते, गिरते ही ऊपर उछलते हैं। कहा? ऊपर की और मस्तिष्क के ऊपर कड़ों ने ओलों को टक्कर देकर उछाल दिए शून्य। शून्य का अर्थ यहाँ पे आकाश में, शून्य में यानी आकाश में बहुत दूर धरती के कक्ष के बाहर। जैसे कैसे उछाल दिए? जैसे उस समय आर्यभट्ट रोहिणी आदि को उपग्रह को उछाल देता है यथा प्रक्षेपास्त्र। जैसे उस समय आचार्य जी ने जब मुखमाटी लिखी तो उस समय जो उपग्रह छोड़े गए आकाश में, किसके? प्रक्षेपास्त्र की है, जिसका नाम था आर्यभट्ट। एक उस समय जो लिखा हुआ सन आचार्य जी ने 84 में लिखना या 88 में लिखना चालू किया, नहीं 84 में मुखमाटी। उस समय उनके शासन काल में कौन सा प्रक्षेपास्त्र किया गया था? आर्यभट्ट। एक रोहिणी नाम का प्रक्षेपास्त्र हुआ। आगे उपग्रह को उछाल देता है जैसे प्रक्षेपास्त्र, यहां से प्रक्षेपास्त्र से उठा लेता है। ऐसे ही उनको ओलों को इस धरती के तरंग प्रक्षेपास्त्र आकार में उछाल दिया। इस टकराव से कुछ ओले तो पल भर में फूटकर बहुभाग में बट गए। इतना बड़ा आया था, जैसे ही गिरा और गिरते ही टूट करके कैसे हो गए? बहुभाग में बट गए। और वह दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा है कि परिमल पारिजात पुष्प पंखुड़ियां ही मंगल मुस्कान बिखेरती नीचे उतर रही हो, धीरे धीरे जो स्वर्ग से बरसाई गई। देवों से धरती का स्वागत अभिनंदन है। ऐसा लग रहा है कि वहां से गिरी टूट करके भी पंखुड़ियां, जैसी पंखुड़ियां बरसाते हैं स्वागत सत्कार में, ऐसे लग रहा है धरती का जैसे स्वागत और सत्कार है। कुछ लोगों को पीड़ा ना हो यह विचार कर मानो उन्हें मस्तिष्क पर लेकर उड़ रहे हैं भूखंड, उनको मस्तिष्क पर लेकर के, और भूखंड कैसे है? उड़ रहे हैं यानी धरती के कण से। ऐसा लग रहा है कि कैसा लग रहा है कि देखिए पूरा का पूरा मुखमाटी में सारी कथाओं का चित्रण मिलेगा आपको। बोले कि कैसा लग रहा है? जैसे हनुमान अपने सर पर हिमालय ले जा रहे हो। जैसे हनुमान जी अपने सिर पर सफेद सफेद सब मिलकर के पूरी धरती सफेद हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे हनुमान अपने सिर पर हिमालय ले उड़ रहा हो। घटना का यह क्रम घंटों तक चलता रहा। लगातार इसके सामने ऐसा देखो, उस समय एक और अभियान चलाया गया था, स्टार वार। मालूम है कहाँ हुआ था? उस समय एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था स्टार वार के नाम से ही। उसमें पंजाब को और उसके कुछ उस समय तात्कालिक शासन प्रशासन ने एक अभियान, वहां कुछ अकालवादी है सुन कहना चाहिए ना, कुछ अलगाववादी है, सो आपस में झगड़ा हुआ तो उस समय स्टार वार चलाया उनको सफाया करने के लिए। तो ये उस समय स्टार वार की भी समूह आ गया। घंटों तक चलता रहा लगातार सामने स्टार वार, जो इन दोनों चर्चा का विषय बना है। जो इन दोनों किसका विषय बना है? चर्चा का विषय बना है। विशेष महत्व नहीं रखता। ऊपर घटती हुई घटनाओं का अवलोकन खुली आंखों से कुंभ समूह भी कर रहा है। ये जो नीचे उसके आंगन में कुंभकार के आंगन में रखे हुए हैं वे कुंभ समूह भी कर रहा है।
पर कुंभों के मुख पर भीति का लहर वैसे में नहीं। सहज साक्षी भाव से बस सब कुछ संवेदित है, सरल गरल सकल और सकल सब। इस पर विस्मय की बात है तो यह है कि एक भी ओला नीचे आकर कुंभ को भंग नहीं कर सका, उनको मिटा नहीं सका। ये देखो, ये घटना देखी, आंखें खुली आंखें, कुंभकार और कुंभों की समूह में, और कुंभों के मुख पर भीति कोई डर नहीं है, कोई लहर वैसे भी बिल्कुल किसी प्रकार की विषमता नहीं है। सहज साक्षी भाव से बस सब कुछ संवेदित है, सब देख रहे हैं, संवेदन कर रहे हैं। सरल है गरल है, बिल्कुल सरल और बिल्कुल गरल, बिल्कुल पानी जैसा पतला। सकल सब कुछ और सकल सकल सब। ऐसे इस पर भी विस्मय की बात तो यह है, विस्मय की बात तो यह है कि एक भी ओला नीचे आकर के कुंभ को भंग यानी मिटा नहीं सका, भंग नहीं कर सका। जहां तक हार जीत की बात है तो भूकणों की जीत हो चुकी है, और बादलों और ओलों की गले में हार का हार लटक रहा है। ओलों के हार गले में क्या लटक रहा है? हार का हार, एक वो हो गया ना, हार यानी माला लटक रही है, लटक रहा है। सुरभि सुगंध से रहत लुटक मुरझाया हुआ। अब नई बात आएगी कि इस प्रकार जब ओलों का वो हुआ, तथापि अब आगे बात करेंगे अपन। हाँ, तथापि इतना और, तथापि नए नए बादलों का आगमन, नूतन ओलों का उत्पादन, बीच बीच में बिजली का कोदन, संघर्ष उत्सर्ग प्रकर्ष कलय कसमसकस धूर्तता, सागर के विषम संकेत क्रूरता आदि आदि सब पराभव के बाद बढ़ता हुआ दाह परिणाम। क्रोध का पराभव होना सहज है नहीं, सहज नहीं, वो हारने वाला नहीं है। गुस्सा आ रही है। अब वो जब वो हार हो गए, नूतन ओलों का उत्पादन बीच बीच में पुनः बीज रहा है, क्रोधित होकर संघर्ष उत्कर्ष प्रकर्ष बढ़ता हुआ, प्रकट रूप में, बहुत रूप में, प्रकर्षण का अर्थ बहुत रूप में, ऐसा करता हुआ। कलय कसमसा, जब हारता है तो कलय भी होती है, कसमस किड़किड़ाता हुआ, धूर्तता, सागर के विषम संकेत क्रूरता, और हमेशा उस सागर की विषम संकेत पाकर क्रूरता है, आदि आदि सब पराभव के बाद बढ़ता हुआ उसका दाह परिणाम। गुस्सा आ रही है, अंदर से जल रहा है। क्रोध का पराभव होना सहज नहीं। वो कभी क्रोधी व्यक्ति अपनी हार ऐसे में ऐसे बांधने वाला नहीं है। वो कहता अभी और रणनीति बनाएगा, क्या बनाएगा आगे बताएंगे। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।